ठीक है, अब थोड़े से जो है वो हम क्या करते हैं, मुश्किल क्वेश्चंस कर लेते हैं, एंड हमें जो है वो भी डिस्कस करना है प्रोजेक्टाइल मोशन विद रिगार्ड्स टू एयर रेजिस्टेंस। अच्छा जी, सबसे पहला सवाल, डिफाइन एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या थी? सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन अ स्पेसिफिक लीनियर डायरेक्शन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? उसको वर्डिंग में कैसे लिखे हम यहाँ पे? एन ऑब्जेक्ट, एक मार्क बगैर कैलकुलेशन या दिमाग लगाए, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन लिख रहा हूं मैं, ठीक है, अल्मा फॉर योर वो, ताकि जगह में पूरी हो जाए, यूनिफॉर्म मोशन until it is acted upon by an external force। सही है? अच्छा जी, थैंक यू अल्मा। और मैं इधर अल्मा का भी नाम लिख रहा हूँ, जो ये पीडीएफ पढ़ेगा बाद में वो ये याद रखे कि अल्मा ने आंसर दिया। अच्छा, नाउ द वेरिएशन विद टाइम टी ऑफ वर्टिकल स्पीड v ऑफ अ पैराशूटिस्ट फॉलिंग फ्रॉम एन एयरक्राफ्ट इज शोन इन फिगर 1.1। जब जैसा ग्राफ किया था ये वैसा ही उन्होंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे दिया। वेलोसिटी इंक्रीज करती है कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी, और फिर ये डिक्रीज करते हुए दूसरी कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी। अच्छा, अब कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पैराशूटिस्ट इन द फर्स्ट 3 सेकंड्स ऑफ द मोशन। तो पहले के 3 सेकंड मोशन के डिस्टेंस कैसे निकाले इस ग्राफ से? एरिया अंडर द ग्राफ, सो लेट्स वर्क आउट द एरिया ग्राफ। अच्छा जी, अब इसमें बॉक्सेस गिनने पड़ेंगे, ये कितने बॉक्सेस हैं? 1 2 3, हाय अल्लाह ये क्यों दे दिया साहब, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, 25 डबल बनाया मैंने माशाल्लाह से, इन्होंने 25 डबल बनाया हुआ है। सो अब देख लेते हैं कितने आ रहे हैं 3 सेकंड, क्या कर सकते हैं हम, ये ख्वारी तो हमें करनी पड़ेगी। सो 10 डिवाइड बाई 25, एंड देन हमें कितना चाहिए, 3 डिवाइड बाई, तो तकरीबन 7.5 बॉक्सेस पे जो है वो हमें ये अपना मिलना चाहिए। सो लेट्स सी, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 एंड 7.5, तो तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 ये है, आई होप सो एटलीस्ट। अच्छा, अच्छा जी, अब इसको देखोगे तो यू सी ये हमारे पास आ रहा है 29 आ रहा है, राइट? सो दिस इज अ 29, एंड ये जो है वो उन्होंने 3 सेकेंड्स बोला है। सो दिस इज 3 एंड 29। दिख रहा होगा कि उन्होंने सिर्फ उसी एरिया का मांगा, एरिया जो ट्रायंगल दिख रहा है बाकायदा, ठीक है। आपसे कभी भी वो एरिया ग्राफ ऐसे कैलकुलेट करने को नहीं कहेगा। बॉक्सेस कैसे कैलकुलेट किए? अच्छा अल्मा, मैंने कैलकुलेट ऐसे किए कि देखो 25 बॉक्स हैं, यू 10 दिखा रहे हैं, ठीक है। सो इफ 10 इज शोइंग 20 इज बीइंग शोन बाय 25 बॉक्सेस, तो मुझे ये देखना है 3 कितने बॉक्सेस शो है। यूनिटरी मेथड, ठीक है, 10x will equals to 3 and 25 75, x will equals to 7.5, तो यानी 7.5 बॉक्सेस आ रहे हैं। सही है, यूनिटरी मेथड कर लो, सबसे आसान तरीका वो है। एंड इधर हमें 29 मिल गया। लेट्स कैलकुलेट द एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। इसमें से एक मार्क ये होगा कि आप एग्जामिनर को ये दिखा दो कि आपने एरिया लगाया, ठीक है। तो जरूर एरिया वाला फॉर्मूला क्या आ जाए कि भाई अगर गलती हो भी गई तो एरिया पे तो मार्क्स मिल जाएंगे। सो हाफ इंटू 3 इंटू 29, इसका आंसर क्या आ रहा है हमारे पास? अच्छा, एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द पैराशूटिस्ट फ्रॉम t इक्वल्स टू 0.a टू t इक्वल्स टू 15 सेकेंड्स, ठीक है। अच्छा, अब देखो वो पूछते हैं वेरिएशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स बता दो। वेरिएशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स, यानी तकरीबन तकरीबन होंगे ये यहाँ पे, सही है, ये तकरीबन बीच हमें नजर आ रहा है। तो इधर से लेके इधर तक इसकी हमें वेरिएशन बतानी है रिजल्टेंट फोर्स की। तो मुझे ये बताओ कि वेलोसिटी टाइम से रिजल्टेंट फोर्स कैसे बताएं? सॉरी, 15 सेकेंड्स जो हैं वो तकरीबन आ रहे होंगे यहाँ पे पॉइंट सी तक। अच्छा, सो पॉइंट सी तक हमें यहां तक डिस्क्राइब करना है
कि ये रिजल्टेंट फोर्स कैसे बताएंगे। इस ग्राफ से किसी को याद पड़ा, हमने एक चीज ऐसी करी थी ग्रेडियंट से, बिल्कुल सही। क्यों? बिकॉज आपको पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या है, एक्सेलरेशन है। तो अगर आप एक्सेलरेशन का अंदाजा लगा लोगे तो आपको पता है भाई F इक्वल्स टू एम ए, यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। तो अगर एक्सेलरेशन का अंदाजा लगा लोगे तो F का भी अंदाजा मिल जाएगा। ऐसा ही होगा। अच्छा जी, अब हमने देखना शुरू करना है इसकी ग्रेडियंट्स को। सो ग्रेडियंट्स जो है अभी हमने डिस्कस भी करी है पूरी कहानी, तो इतना ज्यादा हम जो है वो वैसे भी हमें जो है वो समझ में आ जाएगा। लेकिन ये देखोगे कि शुरू में तकरीबन जो है वो एक पॉजिटिव ग्रेडियंट था, एक कांस्टेंट ग्रेडियंट था। उसके बाद ग्रेडियंट्स जो हुए वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होना शुरू हुए, डिक्रीज होते 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 बिल्कुल हो गए जीरो। तो जैसा हमने बात किया था भाई, इनिशियली सिर्फ वेट एक्ट करता है जब ही 9.81 का ग्रेडियंट, सही है। इनिशियली ओनली द वेट एक्टेड, तो जब ही 9.81 का ग्रेडियंट, आहिस्ता आहिस्ता ड्रैग फोर्स जैसे जैसे बढ़ते जाती है, फिर आपकी नेट फोर्स कम होती जाती है, यानी नेट एक्सेलरेशन कम होती जा रही है। कम होते 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 का क्या पॉइंट आता है, जब ड्रैग फोर्स और वेट बराबर हो जाते हैं, तो नेट फोर्स खत्म, नेट एक्सेलरेशन खत्म, सही है। सो अब जो है वो हम ये एक्सप्लेन कर देते हैं। सो अगर एक्सप्लेन करने को लिखेंगे, हम लिखेंगे कि इनिशियली ओनली द वेट acts on the parachutist, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड। now initially only the weight acts on the parachutist, actually therefore, या therefore नहीं, let's say this, कि his velocity downwards increases, सही है, his velocity increases downwards, due to which the drag force on him increases upwards, सही है। थोड़ा सा हम नेट फोर्स बता देते हैं, नेट फोर्स कहां से आ रही है। सो एज नेट फोर्स इक्वल्स टू वेट माइनस दी ड्रैग फोर्स, अगर आप डाउनवर्ड पॉजिटिव कह रहे हो तो वेट माइनस ड्रैग फोर्स के बराबर अगर नेट फोर्स, सो दी ड्रैग फोर्स डिक्रीजेस, सॉरी सो द नेट फोर्स डिक्रीजेस। चलिए, कहां तक डिक्रीज करती है, वहां तक डिक्रीज करती है जब तक जीरो ना हो जाए, ठीक है। सो दी ड्रैग फोर्स इंक्रीजेस until it becomes equal to the weight, and therefore the net force decreases to zero, सही है। कोई प्रॉब्लम किसी को इसमें वर्ड्स में लिखने की? और देखोगे मैं जो हूं वो कोई मॉडल आंसर नहीं दे रहा इस चीज का, ये आपकी मर्जी है, टोटली ऑन योर ओन, आप जैसे लिखना चाहो, ठीक है। लेकिन पॉइंटर जरूर देख लो क्या क्या है कि 3 मार्क्स किस तरह से मिलेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो एक सबसे अच्छा बड़ा मार्क जो है वो इस चीज का है कि भाई आप पहले तो ये आइडेंटिफाई करवाओ कि नेट फोर्स क्या है, सही है। आपने सबसे पहले नेट फोर्स आइडेंटिफाई करवा दी कि भाई नेट फोर्स जो है वो आप इधर से दे रहे हो। फिर दूसरी बात, हमने क्या एक्सप्लेन करना शुरू किया, हमने एक्सप्लेन करना शुरू किया, हमने बोला कि इनिशियली सिर्फ वेट एक्ट कर रहा था, उसके बाद हमने ड्रैग फोर्स का हवाला दिया, और हमने ड्रैग फोर्स का बताया कि इट इंक्रीजेस अपवर्ड्स। क्यों इंक्रीज करती है? बिकॉज वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग डाउनवर्ड्स, सही है। तो हमने ड्रैग फोर्स की पूरी सिचुएशन बता दी। ये एक मार्क की होगी कि जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ रही है नीचे की तरफ, वैसे वैसे ड्रैग फोर्स बढ़ेगी। अब आपने फॉर्मूला भी दे दिया, तो अब एग्जाम को समझ में आ जाएगा कि अब वो भी आना चाहेगा कि नेट फोर्स कम होगी, सही है। और कहां तक कम होगी वो भी लिखना जरूरी है। अगर कोई लिख के आ जाए कि नेट फोर्स जो है वो डिक्रीजेस, और उसने ये नहीं बताया कि जीरो तक हुई, तो मार्क गया, एक मार्क गया। तो बी वेरी वेरी स्पेसिफिक एंड क्लियर विद योर आंसर, और जितना उसमें लाइनों में बकवास भर पाओ भर लो, लेकिन ट्राई टू गिव, अगर 3 मार्क्स की चीज है तो 3 पॉइंटर्स अलग अलग लिख के आओ। इसमें क्या था, नेट फोर्स का फॉर्मूला दिया, वेलोसिटी इंक्रीज करती है, ड्रैग फोर्स इंक्रीज करती है, ड्रैग फोर्स की इंक्रीज होने की वजह से नेट फोर्स डिक्रीज करेगी, कहां तक, जीरो तक। ये 3 मार्क्स हो गए हमारे, 3 पॉइंट्स हो गए, सही है। किसी कोई प्रॉब्लम ऑनलाइन? अच्छा, now describe the changes to the frictional force on the parachutist at t equals to 15 seconds. तो 15 सेकेंड्स पे फ्रिक्शनल फोर्स को क्या चेंज आता है?
ग्राफ को अगर देखो तो फ्रिक्शनल फोर्स यानी ड्रैग फोर्स को क्या चेंज आ रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीजेस, बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने देखा था पैराशूट जब खोलेगा तो एकदम से फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीजेस। थोड़ी सी तो लैग आएगी। अच्छा, बिटवीन 15 सेकेंड्स एंड टी इक्वल्स टू 22, यानी यहां तकरीबन ई और सी के बीच में क्या बोलूंगा मैं, फ्रिक्शन को क्या हो रहा है। अच्छा जी, अब इसके दो पार्ट्स में है आंसर, ठीक है। फ्रिक्शन आके वो फ्रिक्शन को भी ड्रैग फोर्स फ्रिक्शन को ही बोल रहा है, फ्रिक्शन एक असल में ड्रैग फोर्स जो है वो फ्रिक्शन ही है, बस वो फ्लूइड्स में, ठीक है। फ्रिक्शन क्या थी, जब भी दो चीजें रगड़ रही हैं, तो अब फ्लूइड जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट से रगड़ रहा है, सही है। अच्छा, नाउ बिटवीन 15 सेकेंड्स एंड 22 सेकेंड्स, तो ये देखोगे कि शुरू में देख रहे हैं हम कि आपकी फ्रिक्शन जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। अगर मैं 15 से लेकर 22 की बात कर रहा हूं तो शुरू में देखोगे कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है फ्रिक्शन भी कांस्टेंट होगी, राइट। सो एक्सेलरेशन कांस्टेंट, और फिर हम ये देखते हैं कि एक्सेलरेशन आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होती है, ठीक है, और डिक्रीज होकर कहां तक पहुंच जाती है, जीरो हो जाती है, सही है। एक्सेलरेशन डिक्रीजेस टू अ जीरो, तो इसका मतलब है फ्रिक्शन भी क्या कर रही होगी, वो भी कांस्टेंट होगी पहले, और फिर आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज करते हुए कहां तक पहुंच जाएगी, जीरो पता नहीं पहुंचेगी, लेकिन खैर जीरो पे नहीं पहुंचेगी, क्योंकि नेट फोर्स है, एक्सेलरेशन नेट फोर्स है, सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स नहीं है। तो ड्रैग जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इतनी बड़ी है कि दोबारा से वेट के बराबर में, जीरो नहीं हुई, फ्रिक्शन दोबारा से वेट के बराबर हो गई, सही है। अच्छा जी, सो हम इधर लिखेंगे फ्रिक्शन इज कांस्टेंट, कांस्टेंट कहां से कहां तक, ठीक है। मैं ये जल्दी से लिख रहा हूं, हमारे पास तकरीबन तकरीबन सी से लेके डी तक ये कहानी थी, सी टू डी, और डी से आगे की कहानी डी टू ई, फ्रिक्शन इज डिक्रीजिंग बैक टू वैल्यू ऑफ वेट। ये कहां पे हो रहा है, ये हो रहा है डी टू ई। अच्छा, हाँ, the mass of the parachutist is 95 kg. Calculate for the parachutist between t equals to 15 and t equals to 17 seconds the average acceleration. तो 15 और 17 के बीच में हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एवरेज एक्सेलरेशन। तो आपको पता है भाई, फ्रॉम द ग्राफ कैसे निकालते हैं हम, फ्रॉम द ग्राफ हम निकालते हैं थ्रू द ग्रेडियंट। तो 15 से लेके 17 के बीच में लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट दी ग्रेडियंट। अच्छा जी, अब ये 17 किधर आ रहा है, ये मैं जो हूँ वो, ठीक है, 17 सेकंड हमें देखने की जरूरत नहीं है, डी एक्चुअली 17 सेकंड वाला ही पॉइंट है। अब डी कौन सा पॉइंट है, ये जरा हम जो है वो थोड़ा सा वाजे कर लेते हैं, क्योंकि बहुत गंदगी हो गई है ग्राफ पे। सो डी सीम्स टू बी दिस पॉइंट जो इधर आ रहा है 20 पे, सही है। अच्छा, नाउ 20 है, वी हैव वन पॉइंट दैट इज 17,20, और एक पॉइंट है आपके पास यहां जो आ रहा है 15,50। अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लेट्स डू ग्रेडियंट। सो ग्रेडियंट कैसे निकलेगा, ग्रेडियंट निकलेगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से। सो y2 क्या है, हम ले लेते हैं 50 - 20, सो 50 - 20 divided by x2 minus x1, so this becomes 15 - 20, ठीक है, 15 - 20 कर देते हैं, नहीं 15 - 17 होगा, 20 नहीं होगा, 15 - 17 सही है। सो इसका आंसर क्या आ रहा है, -15 आ रहा है, बिल्कुल सही। और अब आपसे पूछ रहे हैं एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि ये जो ग्राफ है वो नेट फोर्स का है, ठीक है। नेट फोर्स कैसे दी जाएगी, नेट फोर्स दी जाएगी थ्रू वेट माइनस दी ड्रैग फोर्स। अच्छा जी, अब ये जो -15 आया है ये वो नेट फोर्स का है, ठीक है। सो आपका मास कहां गया, मास ले लेते हैं हम यहाँ पे, इसका मास क्या था,
डिड वी हैव द मास ऑफ दिस पैराशूटिस्ट? ये लिखा हुआ 95 kg जो था वो पैराशूटिस्ट का मास था। सो मास इंटू एक्सेलरेशन इधर आ जाएगा, सो 95 इंटू -15 मास इंटू एक्सेलरेशन विल इक्वल्स टू इसका वेट। वेट कैसे निकालेंगे? 95 kg इसका वेट था और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.81 होती है और आपके पास माइनस एफ डी इधर आ जाएगा। सो लेट्स सेंड दिस ओवर देयर, 95 minus 15 then minus 95 into 9.81 and that will equals to the drag force। पूरे पे हम माइनस लगा देंगे, ठीक है। सो दिस वर्क्स आउट टू बी 2357। सो इसको हम लिख लेंगे कितना, हम अभी तक 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में चल रहे थे तो आई विल गिव दिस टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। हम इसको लिख लेंगे, अच्छा 2 सिग्निफिकेंट बहुत कम हो जाएंगे क्योंकि ये 2350, अगर मैं इसको राउंड करूं 2400 जाएगा। सो हम इसको कैसा करते हैं, हम इसको 2360 दे देंगे, सही है। आई होप जो है वो सबको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, बहुत ही जो है वो घिचपिच हो गई इस सवाल में, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ऑनलाइन किसी कोई प्रॉब्लम? सो अब जरा जो है वो हम आज ड्रैग फोर्स को ही कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, इससे आगे नहीं चलते हैं। सो ये वाला सवाल, द ग्राफ शोज हाउ द टोटल रेजिस्टिव फोर्स एक्टिंग ऑन अ ट्रेन वेरीज विद इट्स स्पीड, ठीक है। पार्ट्स ऑफ दिस फोर्स इज ड्यू टू व्हील फ्रिक्शन विच इज अ कांस्टेंट, द रेस्ट इज ड्यू टू विंड रेजिस्टेंस, सही है। What is the ratio wind resistance upon wheel friction at a speed of 200 km per hour? ये ग्राफ दिया हुआ रेजिस्टिव फोर्स का अगेंस्ट स्पीड, सही है। अच्छा आपसे ये पूछ रहे हैं कि ये दोनों जो जो रेजिस्टिव फोर्स है ये व्हील फ्रिक्शन से भी बनती है, विंड रेजिस्टेंस से भी बनती है, यानी ये दोनों का मिला के कंबाइंड वाला ग्राफ है। आपसे पूछ रहे हैं विंड रेजिस्टेंस अपॉन व्हील फ्रिक्शन का रेशियो क्या होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है भाई ये ग्राफ दे दिया रेजिस्टिव फोर्स का, सही है। ये ग्राफ आपको दिया हुआ है, इसमें जो रेजिस्टिव फोर्स है वो है सम ऑफ दी व्हील फ्रिक्शन, यानी जो रोड पे जो फ्रिक्शन हो रही है, बाकी दूसरी एयर रेजिस्टेंस है, दोनों मिला के मैंने आपको रेजिस्टिव फोर्स का ग्राफ दे दिया अगेंस्ट द स्पीड, सही है। अच्छा अब आपसे पूछ रहे हैं कि विंड रेजिस्टेंस अपॉन व्हील फ्रिक्शन वो रेशियो क्या आ रहा है वो बताने। सो अगर इसको देखोगे भाई, आपको पता है जैसे वेलोसिटी इंक्रीज करती है वैसे ड्रैग फोर्स इंक्रीज करती है, नहीं? तो इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी 0 वाला दिखाया था आपको, वो सिर्फ क्या वैल्यू है, वो सिर्फ व्हील फ्रिक्शन होगी, सही है। जो पॉइंट आपका 0 वेलोसिटी पे आ रहा है वो सिर्फ व्हील फ्रिक्शन है, क्योंकि देखो ना जब ये जो बढ़ रही है व्हील फ्रिक्शन तो इंक्रीज नहीं कर सकती ना। आप जब स्पीड बढ़ा रहे हो तो व्हील फ्रिक्शन तो इंक्रीज नहीं करेगी, व्हील फ्रिक्शन तो वही रहेगी, सही है। जब व्हील फ्रिक्शन वही रही है तो ये सारा जो इंक्रीज आ रहा है वो किसी वजह आ रहा है, वो ड्रैग फोर्स की वजह से आ रहा है, सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि व्हील फ्रिक्शन ये वैल्यू हो गई, ये वैल्यू क्या आ रही है, ये आती है 8। अब वो कह रहे हैं 200 किलोमीटर पर आवर पे निकाल दो, तो 200 किलोमीटर पर आवर पे चलते हैं तो हमारे पास 40 आती है टोटल रेजिस्टिव फोर्स। यानी विंड रेजिस्टेंस क्या है, विंड रेजिस्टेंस है 40 माइनस 8। 40 में से हमने क्या निकाल दिया, हमने अपनी जो है वो व्हील फ्रिक्शन निकाल दी, एंड देन उसको हम व्हील फ्रिक्शन से डिवाइड कर लेते हैं। सो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 32/8, 4 आना चाहिए। अच्छा एक चीज और डिस्कस करते चलते हैं, क्या चीज डिस्कस करनी है, ये चीज डिस्कस करनी है कि ड्रैग फोर्स को अगर मैं लिखता हूं इन एयर, ठीक है, इन एयर ड्रैग फोर्स इज नोन एज एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आपको एयर रेजिस्टेंस का मतलब जो है वो लफ्ज काफी देखने को मिलेगा। दूसरी बात ये है इन लिक्विड्स आपको जो लफ्ज मिलेगा ड्रैग फोर्स का वो मिलेगा विस्कस फोर्स, ठीक है। तो विस्कस फोर्स जो है वो कोई और फोर्स नहीं है, वो ये ड्रैग फोर्स ही होती है, ठीक है जी। सो विस्कस फोर्स का अगर लफ्ज नजर आ जाए तो उसमें कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, ये ड्रैग फोर्स की ही बात हो रही है। अच्छा अब आ जाते हैं इस पे, आपको बोला जा रहा है एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड एट टाइम t इक्वल्स टू 0 फ्रॉम अ हाई बिल्डिंग, एयर रेजिस्टेंस इज सिग्निफिकेंट, 3 graphs are plotted against time, height of the object above ground, speed of the object, magnitude of the resultant force on the object, ठीक है। तो मैं इधर लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, एक ग्राफ जो है वो हाइट का है, एक ग्राफ जो है वो स्पीड का है इन तीनों में से, और एक ग्राफ जो है वो फोर्स का है, नेट फोर्स का। अब आ जाते हैं हम इधर, ये 3 ग्राफ्स आपको दिए हुए हैं x y और z,
इसमें से हाइट, स्पीड और नेट फोर्स आपने बतानी है कौन कौन सा किस किस चीज का ग्राफ है। ठीक है, वी जस्ट डिस्कस द ग्राफ, अगर भी ग्राफ दोबारा भी देखे तो इनमें से कौन सा ग्राफ जो है वो किस चीज का लग रहा है। मिड एंड 7 जवाब देंगे, कल हमने क्वेश्चन किया था, तुमको इसका आंसर पता होना चाहिए। वेरी गुड भाई, ये तो सबने सही बताया भाई, ये वाला जो है वो स्पीड होगा, क्योंकि एयर में गिर रहा है तो इसने कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी पे आ जाना है। अब्दुल्ला और अलमा, थर्ड वन इज द स्पीड। फर्स्ट वन और सेकंड वन में से कुछ आइडेंटिफाई कर सकते हो? ओके, अल्मा इज स्पॉट ऑन, बिल्कुल सही है अल्मा। दिस इज हाइट, ठीक है, दिस इज हाइट एंड दिस इज नेट फोर्स। अच्छा, ये कैसे अंदाज लगाया भाई? स्पीड तो सबने जो है वो गैस कर लिया था, और वो मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मुझे नजर आ रहा है, सबको ग्राफ नजर आ रहा है। ठीक है, नेट फोर्स, नेट फोर्स कैसी है? ऐसी नेट फोर्स ऐसी है बिकॉज नेट एक्सेलरेशन के ये क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ऐसा ही है। सो अगर आप अपने नेट एक्सेलरेशन वाले ग्राफ को देखोगे तो वो सिर्फ ऑब्जेक्ट फॉलिंग के लिए यू बनना था, देखो क्लोजली देखो, वही बना है। एज गेटिंग जीरो, जीरो पे जाके कांस्टेंट नहीं हो रहा, सो इट्स एग्जैक्टली द सेम, यानी नेट एक्सेलरेशन वाला जो ग्राफ है वो नेट फोर्स वाला ग्राफ बना। बाकी इधर ये दिख रहा होगा यार, ये इतनी बड़ी कांस्टेंट फोर्स कैसे आ रही है? तो शुरू में हमने डिस्कस किया था कि नेट एक्सेलरेशन जो है वो 9.81 होगी। ठीक है, तो ड्यूरिंग दिस पीरियड इस तरह समझो कि इसमें ड्रैग फोर्स ज्यादा नहीं बढ़ी, ठीक है, तो वेट ही एक्ट कर रहा था फॉर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम। जब भी ये ग्राफ थोड़ा सा टाइम के साथ इधर कांस्टेंट रहा है, नो अदर थिंग, बाकी मेन पॉइंट क्या था कि जीरो पे आके ये कांस्टेंट होगा। सही है। अच्छा, दूसरी बात ये क्या, दूसरी बात ये कि ये हाइट का ग्राफ कैसे? भाई अभी तो आपने डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बताया था, वो ऐसा है। हमने जो कल ग्राफ बनाया था एक्सेलरेशन की, उसमें भी हॉरिजॉन्टल लाइन होनी चाहिए छोटी सी। अच्छा अल्मा, यू आर करेक्ट, ठीक है, बिल्कुल सही है, छोटी सी हॉरिजॉन्टल लाइन होनी चाहिए। लेकिन वो छोटी सी हॉरिजॉन्टल लाइन अगर मैं बनाने को जाऊंगा ना, तो वो कुछ इतनी होगी, मतलब आई डोंट थिंक वी कैन इवन सी इट। सही है, यू आर करेक्ट भाई, इसमें भी हॉरिजॉन्टल लाइन होनी चाहिए थी। यहाँ पे जो ग्राफ्स पूछते हैं ये एमसीक्यूज में बार बार, उसमें भी होनी चाहिए थी हॉरिजॉन्टल लाइन, इनमें क्यों नहीं है हॉरिजॉन्टल लाइन? ठीक है, ये इनमें क्यों नहीं दी हुई? इट डिपेंड्स, डिपेंड्स किस लिहाज से अलमा देखो, कि हो सकता है, हो सकता है कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो जिसकी वेलोसिटी बढ़े भी ना, तो नेट जो ड्रैग फोर्स है ना वो एकदम से साथ साथ ना बढ़ना शुरू। ठीक है, वेलोसिटी बढ़ रही है, हो सकता है वेलोसिटी इतनी नेग्लिजिबली बढ़ रही है कि ड्रैग फोर्स उसके लिहाज से इंक्रीज नहीं हो रही है कि फॉरन से नेट फोर्स चेंज हो, फॉरन से नेट एक्सेलरेशन चेंज। ठीक है, तो कुछ ग्राफ्स में हाँ नजर आएगा, कुछ ग्राफ्स में कांस्टेंट पी कांस्टेंट दिखेगा थोड़ी देर के लिए, कुछ ग्राफ्स में बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। ठीक है, कुछ ग्राफ्स में हमें बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। पॉइंट क्या है लेकिन नेट एक्सेलरेशन को आइडेंटिफाई करने का, वो सिर्फ ये देखो भाई, नेट एक्सेलरेशन ने किसी बड़ी वैल्यू से स्टार्ट होना है एंड देन इवेंचुअली जाके कहां पे होना है? जीरो पे कांस्टेंट होना है। सही है, सो ये भी वही ग्राफ है, इट्स द सेम, अगर एक्सिस जो है वो यहाँ खींची हुई होती, बस डिफरेंस ये है कि इस पोर्शन में समझो कि ड्रैग फोर्स जो है जो इंक्रीज आ रहा था वो निग्लिजिबल था। वो केस टू केस, थिंग टू थिंग वेरी करेगी। ठीक है, इट कैन वेरी, बट इट्स नॉट अ मेजर आइडेंटिफाइंग पॉइंट। मेजर आइडेंटिफाइंग पॉइंट क्या है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगी जीरो। अच्छा, और हाइट की बात कर लेते हैं, तो हाइट की अगर हम बात करें तो भाई हमने तो कल डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ पढ़ा है इस तरीके से। ठीक है, तो जरा इसको समझें कि आप डिस्प्लेसमेंट मेजर कर रहे थे जहां से आपने ड्रॉप किया था। ठीक है, सो ये जब भी जीरो से स्टार्ट करते हुए ये इंक्रीज करती है, राइट, जीरो से स्टार्ट करते हुए इट इंक्रीजेस। लेकिन अगर अभी इधर देखोगे तो ये बात हो रही है हाइट की। ठीक है, हाइट की, यानी ये फ्रॉम द ग्राउंड मेजर हो रही है, ग्राउंड से ये कितना करीब आ जा रहा है, राइट। सो ऑब्वियसली द हाइट शुड बी एट सम वैल्यू शुरू शुरू में, शुड बी एट सम वैल्यू शुरू शुरू में, एंड देन फिर आहिस्ता आहिस्ता इट शुड स्टार्ट डिक्रीजिंग। हमें ये पता है कि वेलोसिटी कौन सी हो जाती है आखिर में, तो आई होप सबको नजर आ रहा हो कि वेलोसिटी कौन हो जाती है, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट ग्रेडियंट भी दिखाया है। तो ये एक्चुअली वही ग्राफ है, वही वाला ग्राफ है, इट्स द सेम लाइक दिस, बस यू बना, राइट। इट्स ऐसा समझो कि लाइन ऑफ सिमेट्री में बनाया हुआ है इसको, वी हैव मेड अ लाइन ऑफ सिमेट्री और वो कुछ ऐसा जा रहा है। ठीक है, तो बस हाइट के लिए ये होगा, वो ग्राफ फ्लिप होगा, नथिंग एल्स। सो दिस विल बी हाइट, दैट इज नेट फोर्स, दैट इज स्पीड। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, ओके। सो जल्दी से लेट्स डू
अच्छा ये वाला क्वेश्चन नहीं करा, ये भी हो जाएगा आप लोगों से, इतनी प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये वाला करते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। A stone S and a foam rubber ball are identical spheres of equal volume। ठीक है, एक स्टोन बॉल है और एक रबर बॉल है, सही है, इक्वल वॉल्यूम है दोनों का, यानी जो स्फेयर है उन दोनों की शक्ल एक जैसी है, सही है। दे आर रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट टाइम t equals to 0 and fall vertically through the air, both reach terminal velocity। Which graph best shows the variation with t of the speed v of the stone and the rubber ball। तो स्टोन और रबर बॉल का ग्राफ इन कंपैरिजन टू ईच अदर वेलोसिटी टाइम कैसा बनेगा? ओके, ना मसला क्या है कि स्टोन और रबर बॉल एक ही जैसे दिखते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल की रिकॉर्डिंग देख के भी खैर ये नहीं समझ आने वाला था। स्टोन है और एक रबर बॉल है, ठीक है। नाउ स्टोन का इन द सेम वॉल्यूम यू ऑलरेडी नो भाई मास ज्यादा होना चाहिए इसका, अगर वॉल्यूम में हुई ले रहे हो तो इसका मास ज्यादा होना चाहिए, इसका मास कम होना चाहिए, राइट, ऐसा ही होगा ना, इसकी डेंसिटी ज्यादा, इसकी डेंसिटी कम, दोनों का सेम वॉल्यूम लोगे तो इसका मास ज्यादा, इसका मास कम, ठीक है। अच्छा अगर इसका मास ज्यादा हो गया तो इसका वेट ज्यादा होगा और इसका वेट कम होगा, राइट, वेट इक्वल्स टू mg। अगर ये बात है, तो जब आप टर्मिनल वेलोसिटी रीच करोगे तो इसका मतलब है जो ड्रैग फोर्स चाहिए आपको वेट को कैंसिल आउट करने के लिए वो भी ज्यादा चाहिए होगी, और इधर क्योंकि इधर वेट ही छोटा है तो ड्रैग फोर्स जो चाहिए होगी वो भी छोटी चाहिए होगी वेट को कैंसिल आउट करने के लिए। टर्मिनल वेलोसिटी कब रीच होगी? जब नेट फोर्स जीरो होगी, जब वेट और ड्रैग फोर्स बराबर हो जाएंगे, तो जैसी वेट वैसी ड्रैग फोर्स, जैसी वेट वैसी ड्रैग फोर्स, एट टर्मिनल वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा अब अगर ड्रैग फोर्स इधर ज्यादा चाहिए तो हमने देखा था वेलोसिटी और ड्रैग फोर्स का बड़ा गहरा ताल्लुक है, जैसी वेलोसिटी वैसी ड्रैग फोर्स होती है। अगर ड्रैग फोर्स ज्यादा चाहिए तो इसका मतलब है इसकी टर्मिनल वेलोसिटी भी ज्यादा होगी, और अगर ड्रैग फोर्स इस केस में कम चाहिए तो इसका मतलब है इसकी टर्मिनल वेलोसिटी भी कम होगी, ठीक है। सो बस आइडेंटिफाइंग फैक्टर इधर ये है कि रबर बॉल की जो टर्मिनल वेलोसिटी होगी वो होगी कम, और जो स्टोन की जो वेलोसिटी होगी वो होगी ज्यादा, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट ग्राफ, ठीक है। नाउ दिस इज इन द सेम, जैसे तो हमने तो काइनेमेटिक्स की क्वेश्चन पढ़ा भाई, एक्सेलरेशन तो आपकी सेम रह रही है, g है तो उसमें तो v इक्वल्स टू u प्लस एटी में, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर में, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s में, तो आपने बताया था मास की कोई कंसिडरेशन नहीं जरूरत नहीं है, 9 एक्सेलरेशन डालो हमेशा कैलकुलेशन ऐसी होगी। आप उधर कुछ और पढ़ाते हैं, अभी कुछ और पढ़ा रहे हैं। इसमें अगेन प्रॉब्लम क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही नहीं है, दिस इज अ फ्री फॉलिंग थिंग, ठीक है, इसको हवा में फेंका है, तो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो पूरी कहानी बदल जाती, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स सॉल्व करते हुए एक्सेलरेशन लेनी है सिर्फ, लेकिन जहां पे एक्सेलरेशन ही कांस्टेंट नहीं है तो फिर उसमें थोड़ी और चीजें सोचनी और समझनी पड़ेंगी। एक्चुअली ये भी आप लोग आंसर कर लेंगे। ये आपको दिया हुआ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, पॉइंट P इधर है, पॉइंट P इधर है, ठीक है। एक्चुअली आपसे पूछ रहे हैं पॉइंट P पे ये जो बॉल गिर रही है इस पे इसकी फोर्सेस की डायग्राम कैसी होगी, A B C D। ए में एयर रेजिस्टेंस वेट बराबर है, बी में सिर्फ वेट है, सी में एयर रेजिस्टेंस वेट से छोटी है, डी में एयर रेजिस्टेंस वेट से बड़ी है, सही है। सो पॉइंट पी पे ड्यूरिंग दिस फॉलिंग, जिसमें जो आपने ये मोशन कर रहे हो इन एयर, व्हाट शुड बी योर एयर रेजिस्टेंस और वेट के वेक्टर्स, कौन सी चीज किससे बड़ी होगी, ठीक है। दो करेक्ट आंसर्स आ गए हैं, मीरजैन भी होपफुली जो है वो नहीं, मिर्जा ने देखो दिस इज पॉइंट पी ओवर हियर, मैक्सिमम वाला वो यहां पे पूछता है अगर पी, ठीक है। अच्छा मैं एक्सप्लेन करता हूं, ये होता ए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस और वेट बराबर हो गए जब भी नेट एक्सेलरेशन जीरो, जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है। बी कहां होता, बी होता सिर्फ यहां पे, राइट, जब आपने बिल्कुल मोशन स्टार्ट किया, जब सिर्फ वेट एक्ट कर रहा है, ठीक है। ये वाला पॉइंट है सी का, दिस इज पॉइंट सी, और डी का कब होता है, डी एयर रेजिस्टेंस तब वेट से बड़ी होती जब ये पैराशूट खोल लेता, ठीक है, तो समवेयर ओवर हियर, राइट। सो डी तो इस ग्राफ में तो है ही नहीं कहीं, वो मैंने 6 टेंशन बनाई थी। तो आई होप मीरजैन ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, सही है सही है सही है, दैट वाज द weirdest तरीके की स्पेलिंग आई एवर रेड। अच्छा ये लास्ट कर लेते हैं बस, ठीक है। अ लाइट बॉल इज फॉलिंग वर्टिकली थ्रू एयर, the variation with time t of the resistive force acting on the ball is shown।
एफ आर अगेंस्ट टाइम, ये नेट फोर्स नहीं है, ये सिर्फ रेजिस्टिव फोर्स की बात कर रहे हैं, यानी सिर्फ एयर रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। एट विच टाइम्स आर द स्पीड ऑफ द बॉल जीरो, द स्पीड एट अ मैक्सिमम एंड द एक्सेलरेशन जीरो। तो रेजिस्टिव फोर्स की अगर वेरिएशन बनाऊं विद टाइम, तो रेजिस्टिव फोर्स के लिहाज से आप लोग क्या अंदाजा लगा सकते हो, किस पॉइंट पे जीरो है, मैक्सिमम है और जीरो एक्सेलरेशन है? बिल्कुल सही, अल्मा इज 110% करेक्ट। भाई जीरो वेलोसिटी आपकी इधर होगी, क्योंकि इधर जब जीरो वेलोसिटी होगी तो जीरो ड्रैग फोर्स होगी, बिल्कुल सही। ठीक है, तो जीरो एक्सेलरेशन भी इधर होगी और मैक्सिमम स्पीड भी इधर ही होगी, राइट। सो द आंसर इज बी। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। जीरो वेलोसिटी इधर होनी चाहिए जब ड्रैग फोर्स थी नहीं, ठीक है। जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे ड्रैग फोर्स बढ़नी चाहिए। अच्छा, ड्रैग फोर्स बढ़ती है लेकिन एक पॉइंट पे आके कांस्टेंट हो जाएगी। क्यों कांस्टेंट हो गई? क्योंकि इधर आके आपकी टर्मिनल वेलोसिटी आ गई। जब टर्मिनल वेलोसिटी आ गई, जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो ड्रैग फोर्स भी कांस्टेंट हो गई। तो इसका मतलब है मैक्स वी भी T2 पे आ रहा होगा। अच्छा, जीरो एक्सेलरेशन कब आएगी? जीरो एक्सेलरेशन तब आएगी जब ड्रैग फोर्स अपनी मैक्सिमम वैल्यू में पहुंच गई, वेट को पूरा पूरा कैंसिल आउट कर रही है, तो अब आपको कुछ नहीं, यू विल हैव योर नेट फोर्स इज जीरो, सो नेट एक्सेलरेशन जीरो। सही है। आई होप देयर आर नो प्रॉब्लम्स इन दिस आइदर।